हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस। सो ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो दो वर्ड से डिराइव्ड होता है। पहला वर्ड जो है वो है ग्लाइकोस, जिसका मतलब होता है शुगर, और दूसरा जो वर्ड होता है वो है लाइसिस, जिसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। सो ओवरली ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। सो नॉर्मली जो रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस में जिस प्रोडक्ट का यूज होता है शुगर मॉलिक्यूल का, दैट इज नोन एज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, जो कि इन प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों कंडीशंस में हो सकता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो सकता है। अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो उसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा तो उसे हम बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सो इन बोथ केसेस ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होता है, ब्रेक डाउन होके वो कन्वर्ट होता है सिंपलर कंपाउंड्स में। सो ग्लाइकोलिसिस जो होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे इसलिए बोला जाता है क्योंकि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के बारे में 3 साइंटिस्ट ने आइडिया दिया था। पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे एमडेन, दूसरे जो थे वो थे मेयरहॉफ एंड तीसरे जो थे वो थे पार्नस। तो तीनों साइंटिस्ट के नेम के पहले लेटर को लेके इस पाथवे का नाम पड़ा था, जिसको हम बोलते हैं ईएमपी पाथवे। सो ग्लाइकोलिसिस इज ऑल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे। नाउ कम्स टू साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो होता कहाँ पे है? सो ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? इनसाइड द सेल। सो इट इज अ पार्ट ऑफ सेल्यूलर respiration. So glycolysis takes place in cytoplasm. Then steps. ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो 10 एंजाइम मीडिएटेड स्टेप्स में कंप्लीट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल डायरेक्टली पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। थ्रू 10 मीडिएटेड स्टेप्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो ब्रेक डाउन होके कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। और उस 10 स्टेप्स को हम 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट फेज इज प्रिपेरेटरी फेज एंड द सेकेंड फेज इज पे ऑफ फेज। तो इन दोनों फेजेस के थ्रू ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो ब्रेक डाउन होके पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। सो अब हम डिस्कस करेंगे प्रिपेरेटरी फेज और पे ऑफ फेज के बारे में। सो प्रिपेरेटरी फेज क्या होता है? सो प्रिपेरेटरी फेज जो है वो 5 स्टेप्स को लेके कंप्लीट होता है, और पे ऑफ फेज जो होता है वो भी 5 स्टेप्स को लेके कन्वर्ट होता है। ओवरऑली हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो 10 एंजाइमेटिक स्टेप्स में कंप्लीट होता है, जिसमें से 5 स्टेप्स को हम बोलेंगे प्रिपेरेटरी फेज, और अनदर 5 स्टेप्स को हम बोलेंगे पे ऑफ फेज। सो प्रिपेरेटरी फेज में क्या होता है, लॉस ऑफ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस। सो प्रिपेरेटरी फेज में 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स के यूटिलाइजेशन होता है, दैट मीन्स लॉस ऑफ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स होता है। बट इन केस ऑफ पे ऑफ फेज गेन ऑफ 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस। यहाँ पे क्या होता है, 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होता है। इन केस ऑफ प्रिपेरेटरी फेज जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो 2 होते हैं। पहला होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दूसरा जो होता है दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो इन केस ऑफ प्रिपेरेटरी फेज 2 एंड प्रोडक्ट्स आर produced. First one is dihydroxyacetone phosphate, second one is glyceraldehyde 3 phosphate. But in case of payoff phase only one end product is produced, and that product is pyruvic acid. So both preparatory phase और payoff phase को अगर हम combine कर देंगे तो that is called as the glycolysis process. So glycolysis इन 2 phases के through complete होता है. Now So now we will discuss about the different steps that are involved in the process of glycolysis. So glycolysis में जो raw material use होता है that is glucose molecule, जो कि एक 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। सो इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी क्या है, एक 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ड्यूरिंग दिस स्टेप क्या होता है, यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप आके ग्लूकोज के 6 कार्बन एटम में आके वो अटैच हो जाता है, एंड ये प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सो ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आता है, ये फॉस्फेट ग्रुप आता है
एटीपी मॉलिक्यूल से। एटीपी जो है वो ब्रेक डाउन होकर प्रोड्यूस करता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है वो आके ग्लूकोज मॉलिक्यूल के 6 कार्बन एटम में अटैच हो जाता है एंड ये प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ड्यूरिंग दिस स्टेप the enzyme that is utilized is called as hexokinase. हेक्सो मीन्स 6, काइनेज का मतलब होता है किसी भी रिएक्शंस में अगर एटीपी का प्रोडक्शन होता है या फिर एटीपी का ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है उसे हम काइनेज बोलते हैं। सो यहाँ पे ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है जो कि कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और यहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है। दैट्स व्हाई द एंजाइम दैट इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग दिस स्टेप इज कॉल्ड एज हेक्सोकाइनेज। और इस स्टेप में क्या है, एक एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस स्टेप इज कॉल्ड एज फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ अ फॉस्फेट ग्रुप। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है वो कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, और ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों आइसोमर्स होते हैं, ये हमें पता है। इसलिए जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो उसके आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है जो कि है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ये भी एक 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, और ये रिएक्शंस होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज। जस्ट बिकॉज यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो अपने आइसोमर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, इसीलिए यहाँ पे जो एंजाइम यूटिलाइज होता है उसे बोलते हैं फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज। एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड एज आइसोमेराइजेशन बिकॉज यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। द नेक्स्ट स्टेप फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो अगेन कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। मतलब यहाँ पे अनदर एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो वो फॉस्फेट ग्रुप अगेन कहाँ से आता है, एटीपी मॉलिक्यूल से आता है। सो एटीपी मॉलिक्यूल अगेन ब्रेक डाउन होकर यहाँ पे एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, और वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आके फ्रुक्टोज के फर्स्ट कार्बन में अटैच हो जाता है और वो प्रोड्यूस करता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अगेन यहाँ पे जो एंजाइम यूटिलाइज होता है दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। काइनेज फिर क्यों यूटिलाइज हुआ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगेन एटीपी मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है। दैट्स व्हाई द एंजाइम इज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंड दिस स्टेप इज अगेन नोन एज फॉस्फोरिलेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अनदर एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस स्टेप इज नोन एज फॉस्फोरिलेशन। इसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या होगा, जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है जो कि एक 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये ब्रेक डाउन होके प्रोड्यूस करता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। मतलब ये जो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है वो ब्रोकन डाउन होके 1 मॉलिक्यूल ऑफ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट फॉर्म करेगा जो कि एक 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्रोड्यूस करेगा जो कि अनदर 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। और ये रिएक्शन कैटेलाइज होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एल्डोलेज। सो एल्डोलेज इज द एंजाइम दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट एंड दिस स्टेप इज नोन एज ब्रेकडाउन ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट, जो कि ब्रोकन डाउन होके ये दोनों प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। ये जो 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये दोनों आइसोमर्स हैं जो कि इंटर कन्वर्टेबल हैं। और ये आइसोमर्स जो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं वो होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्राइयोज फॉस्फेट आइसोमेरेज। मतलब इन प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम दिस 2 आर इंटर कन्वर्टेबल। यहाँ पे फिर से आइसोमेराइजेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस स्टेप इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोमेराइजेशन। सो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो डायरेक्टली फर्दर प्रोसेस करता है इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, लेकिन जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होता है वो डायरेक्टली ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में आगे कन्वर्ट नहीं हो सकता डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। सो वो क्या करता है, वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अगेन फिर उस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से फर्दर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कंटिन्यू होता है।
So in the next step, the glyceraldehyde 3-phosphate is converted into 1,3-bisphosphoglyceric acid, means there is removal of हाइड्रोजन आयंस. जो एल्डिहाइड था वो कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, तो वो जो H+ आयन रिमूव होता है उसे एक्सेप्ट करता है NAD+ एंड वो प्रोड्यूस करता है NADH और NADS2. So in this process, one molecule of NADS2 is released. यहाँ पे एल्डिहाइड जो है वो एसिड में कन्वर्ट होता है. दैट्स व्हाई दिस स्टेप इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, एंड दिस प्रोसेस इज controlled by the enzyme glyceraldehyde phosphate dehydrogenase. Why the enzyme dehydrogenase is utilized? Because there is a reduction of NAD+ into NADS2. That's why the enzyme that is utilized during this process is called as glyceraldehyde phosphate dehydrogenase, and the step is called as oxidative phosphorylation. उसके बाद जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, जो कि अगेन एक 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है. यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट है, लेकिन 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो रिमूव हो जा रहा है, एंड दैट फॉस्फेट ग्रुप इज एक्सेप्टेड बाय ADP मॉलिक्यूल, एंड ADP जो है वो इस फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करके वो प्रोड्यूस करता है यहाँ पे 1 molecule of ATP. So again in this step there is production of ATP. So there is no doubt that the enzyme that should be used in this step is kinase. So just because the substrate in this product is a phosphoglyceric acid, that's why the enzyme is phosphoglycerate kinase. So in presence of enzyme phosphoglycerate kinase, 1,3-bisphosphoglyceric acid is converted into 3-phosphoglyceric acid, and this step is known as substrate level phosphorylation. Phosphorylation means again addition of phosphate group. substrate level phosphorylation का मतलब होता है जिस स्टेप में डायरेक्टली फ्रॉम द सबस्ट्रेट ATP मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होता है, उस स्टेप को बोला जाता है सबस्ट्रेट लेवल phosphorylation. So in this step there is direct production of ATP molecule. That's why this step is called as substrate level phosphorylation. In the next step जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो कन्वर्ट होता है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में. सो जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं, ये दोनों अगेन आइसोमर्स है. दैट्स व्हाई दिस स्टेप इज नोन एज आइसोमेराइजेशन, एंड द एंजाइम दैट इज यूज्ड ड्यूरिंग दिस स्टेप इज कॉल्ड एज फॉस्फोग्लिसरिक म्यूटेज. म्यूटेज यहाँ पे इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि जो फॉस्फेट ग्रुप का पोजीशन है वो बस थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है. जो 3rd कार्बन में अटैच था वो 2nd कार्बन में अटैच हो जाएगा. सो द एंजाइम दैट इज यूज्ड इज कॉल्ड एज फॉस्फोग्लिसरिक म्यूटेज. इन द नेक्स्ट स्टेप the 2-phosphoglyceric acid is again converted into phosphoenol pyruvic acid. मीन्स जो 2-phosphoglyceric acid है वो कन्वर्ट हो जाएगा phosphoenol pyruvic acid, and the enzyme that is used during this step is called as enolase, and during this process 1 molecule of water is released. That's why the step is known as hydration. Hydration means removal of or production of वाटर मॉलिक्यूल. सो इस स्टेप को हम बोलेंगे हाइड्रेशन. देन इन द नेक्स्ट स्टेप द फॉस्फोइनल पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस व्हिच इज द pyruvic acid. So here also there is removal of a phosphate group, and that phosphate group is again accepted by 1 molecule of ADP, and that ADP is converted into ATP. So again in this step there is production of 1 ATP molecule, and this step is called as formation of pyruvic acid, and the enzyme that is used during this step is called as pyruvate kinase. Again there is production of ATP molecule in this step, so the enzyme used should be kinase, and the substrate here is the phosphoenol pyruvic acid, and the final product is the pyruvic acid. That's why the enzyme that is used is called as pyruvate kinase.
तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि इन द प्रिपेरेटरी फेज द एंड प्रोडक्ट्स आर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. सो अप टू दिस स्टेप दिस इज द प्रिपेरेटरी फेज एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एनोदर जितने भी स्टेप्स हमने पढ़े हैं वो सब है पे ऑफ फेज. तो हमने देखा था कि प्रिपेरेटरी फेज में 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का लॉस होता है. लॉस मीन्स यूटिलाइज्ड होता है. जैसे कि हमने देखा पहले स्टेप में जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूटिलाइज हो रहा था. देन अनदर एटीपी कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, जब फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रुक्टोज 1,6-bis-फॉस्फेट में, यहाँ पे अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूटिलाइज हो रहा है. सो ड्यूरिंग द प्रिपेरेटरी फेज देयर इज यूटिलाइजेशन और लॉस ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल्स. और हमने डिस्कस किया था कि पे ऑफ फेज में 4 ATP मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होता है. तो पहला जो ATP मॉलिक्यूल प्रोडक्शन होता है वो इस स्टेप में होता है जहाँ पे 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में. तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP का प्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट ATP मॉलिक्यूल्स जो प्रोड्यूस होता है वो हमारे फाइनल स्टेप में होता है जहाँ पे फॉस्फोइनल पायरुविक एसिड से प्रोड्यूस होता है पायरुविक एसिड. एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर इज अनदर फॉर्मेशन ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पे हम क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि मैम यहाँ पे तो सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन किया गया है, तो यहाँ पे नेट गेन ऑफ 4 ATP मॉलिक्यूल्स कैसे हो सकता है. तो मैंने पहले ही बोला था जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट होता है वो डायरेक्टली थ्रू ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस फर्दर प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है, उसका फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है. लेकिन जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो फर्दर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ता है, वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में. सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से प्रोड्यूस होता है 2 ATP मॉलिक्यूल्स. लेकिन जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट अगेन कन्वर्ट होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, उसके ब्रेकडाउन से फिर अनदर 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं. सो अगर हम इसको ऐसे भी कंसिडर करें कि थ्रू ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो अगेन कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में. मीन्स ओवरऑली देखा जाए तो फ्रॉम फ्रुक्टोज 1,6-bis-फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट्स आर प्रोड्यूस्ड. तो यहाँ पे सब ये जो 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये भी यहाँ पे डबल हो जाएगा. जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो भी यहाँ पे डबल हो जाएगा. फर्दर सारे प्रोसेसेस में ये डबल डबल होते जाएंगे. So overally from one glucose molecule there is production of 2 molecules of pyruvic acid which are 3 carbon containing compound. So overally देखा जाए so from one phosphoglyceraldehyde there is production of 2 ATP molecules, but by the breakdown of 2 molecules of 3-phosphoglyceraldehyde there is net gain of 4 ATP मॉलिक्यूल्स. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें. थैंक यू.